ऐसा मानते हैं कि दौड़ते भागते इस जीवन में आज समय का बड़ा ही अभाव है, इसलिए हम उस समय को भी बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, जो समय हमारे और आपकी इम्यूनिटी को बनाने, बेहतर करने और बढ़ाने में बहुत ही जरूरी है। चाहे हम जितना भी प्रयत्न कर ले, इम्यूनिटी की शर्त पर हमारा बचाया हुआ यही समय हमारा और हमारे परिवार का कई गुना ज्यादा समय और धन जबरदस्ती छीनकर चला जाता है। साथ ही साथ पूरे परिवार को मानसिक तनाव का उपहार दे जाता है। बेहतर क्या है, ये अब आपको सोचना और करना है। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता नहीं। उजला नमक दूसरा जहर, यानी आयोडीन नमक, ये दूसरा जहर है। हैप्पी भारत, हैप्पी वर्ल्ड, हर देशवासी का अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम समझते हैं आपको, आपकी परेशानियों को और आपके दिल के दर्द को। स्वयं को मजबूत, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए आप हमसे जुड़ें। ये नमक जहरीला होता है। पहला जहर समुद्र में का लाखों टन प्लास्टिक है। इसके अंदर 1 ग्राम के अंदर हजारों नैनो मिलीग्राम जो है वो प्लास्टिक पड़ा है। कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद प्रोसेसिंग में इसके अंदर केमिकल डाले हैं तो ये जहर बन गया। कैसे कैसे लूटते हैं आपको। और एक उदाहरण, नमक बनता है 15 पैसे किलो में, आपको बेचते हैं 7 रुपए किलो में। आपको मालूम है 15 पैसे किलो की चीज आप 7 रुपए किलो में खाएं। अब 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं, हिसाब जोड़ो। 15 पैसे की चीज 30 पैसे किलो में खाएं, 100% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए में खाएं, 1000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए में खाएं, 2000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं। इतनी लूट है और हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि 15 पैसे किलो का नमक इतना महंगा क्यों मिलना चाहिए। तो वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है। आयोडीन कोई ऐसी महंगी चीज है क्या? बहुत ही सस्ती है, मुफ्त की है, फोकट की है, भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे का आता है। तो फिर इतना महंगा क्यों? ये महंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए सरकार ने। जो नमक के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में सत्याग्रह किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे, उस महात्मा गांधी के देश में अब विदेशी नमक बिक रहा है, लुट रहे हैं हम। और ये नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा, हमें नहीं मालूम। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता है। क्योंकि दुनिया में आपको गंभीर बात कर रहा हूं, 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। आपने बिकता नहीं, अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, स्वीडन में नहीं। उन देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं बिक रहा, यहीं बेचा जा रहा और जबरदस्ती सबको खिलाया। एक बार डेनमार्क की एक वेबसाइट मुझे मिली, वहां की सरकार की। मैंने उनको एक सवाल डाला, उनको पूछा कि आपके देश में आयोडीन युक्त नमक बिकता? उन्होंने कहा नहीं बिकता। क्यों?
उन्होंने कहा 1956 में हमने बैन कर दिया। क्यों? तो उन्होंने कहा हमने शुरू में आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956। डेनमार्क में अधिकांश लोग नपुंसक हो गए, जनसंख्या इतनी कम हो गई कि उस देश के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद कराओ, तो बंद कर दिया। अब वो यहां पे चालू कर दिया। आप सब खा रहे हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। लुट भी रहे हैं, अपने शरीर की भी बर्बादी कर। अभी हमारे पास ये सेंधा नमक है, आप लोग देख रहे हैं। ये ढेला के रूप में भी आता है और पिसा हुआ भी आता है, और इसमें ये आयोडाइज साल्ट है, आयोडीन नमक है। देखते हैं कि ऊर्जा का क्या अंतर आता है। इसके स्पर्श से हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। अगर बढ़ती है तो वो चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, और अगर घटती है तो नहीं करना चाहिए। जब हमारे स्पर्श से ऊर्जा का इतना हरासमेंट होता है तो सोचिए कि जब हम उसको अपने शरीर में डालेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पे जो भी सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं, जिनके भी संपर्क में हम जाते हैं, उसमें दो तरह की ऊर्जा होती है। एक सकारात्मक पॉजिटिव, जब आप उस पर बैठेंगे, उसके संपर्क में जाएंगे तो वह आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ा देगी, और दूसरी तरफ इसके ठीक विपरीत जो नकारात्मक वस्तुएं हैं उसके पास भी जाने से आपकी ऊर्जा क्षय होती है। सब कुछ जीवित है, सब कुछ ऊर्जा पे चल रहा है। चलिए हम डेमो देखते हैं। सबसे पहले इनके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा है, हम उस ऊर्जा को समझेंगे। तो ये दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, इसको बंद करिए, और जितनी ताकत है उससे प्रतिरोध कीजिएगा, रोकिएगा, नीचे जाने नहीं देना है, ठीक। फिर हम देखेंगे बारी बारी से कि इनको छूने से क्या होता है। काफी ऊर्जा है इनके अंदर अभी। हाँ, तो अब देखते हैं कि नमक के संपर्क से क्या होता है। दोनों हाथों में ले लीजिए हाथ के लिए। चलिए, ओम शंकर जी अपने दोनों हाथों में इसको रख लिए हैं। अब देखते हैं कि आयोडीन नमक इनके शरीर की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती है, ऊर्जा बढ़ाती है या घटाती है। देखते हैं। ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका जो ताकत है वो पहले से काफी कम चुका है। ये खुद ही महसूस कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो इनकी ऊर्जा घट गई आयोडीन नमक को मात्र छूने से। अगर ये खाएं और खाते रहें तो आने वाले समय पता नहीं क्या होगा। अच्छी तरह से इसको झाड़ लिया जाए। ये अब जो है सेंधा नमक इस हाथ में रख लीजिए, और ये छोटा वाला इसमें। अब देखते हैं कि सेंधा नमक के प्रभाव से इनके शरीर के अंदर जो ऊर्जा क्षय हो गई थी, कितना घटा, कितना बढ़ा, क्या स्थिति है। एक हाथ से तो नहीं हो रहा है, दूसरा हाथ में लगा देंगे हम। अभी भी नहीं हो रहा है, लटकना पड़ेगा, लग रहा है। पूरा ताकत आ गई इनको नमक से। तो ये स्थिति है, रख दीजिए इस पे। अच्छा, इसमें आयोडीन होता है क्योंकि हमारे शरीर को आयोडीन करेंगे, वो कहाँ से मिलता है। 97 प्रकार के खनिजों की इम्यूनिटी से भरपूर हिमालयन नमक अर्थात सेंधा नमक का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। आयोडीन कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर वो आपको केवल आयोडाइज साल्ट से ही मिलेगा। प्रकृति ने सूक्ष्म मात्रा में, हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, आपका जो है आपको साग भाजी के अंदर आयोडीन की मात्रा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको मिल जाता है। दाल खा लेते हैं कटोरी, उससे प्रकृति की मात्रा मिल जाती है। और अभी जितना एडवर्टाइजमेंट है टीवी के ऊपर कि आयोडाइज नमक महंगा हो जाता है, अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा कोई नहीं बताते हैं। उसका रिजल्ट इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ना होता है, नपुंसकता की तरफ। लो आयोडीन की वजह से अगर महंगा हो सकता है तो ओवर आयोडीन की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या आपकी आएगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं। आयोडीन आपको थोड़े से कटोरी दाल से मिल जाता है।
जैसे हमारे रसोई घर में 5 जहर हैं, पांचों जहर को बाहर निकालो आप। केवल डायबिटीज नहीं, आपके जीवन के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। रसोई घर को जो बिगाड़ा है इन लोगों ने, 5 जहर रसोई घर में प्रवेश करा करके बिगाड़ा है। उसमें से उजला आटा यानी गेहूं का आटा, मैदा एक जहर, उजला नमक दूसरा जहर यानी आयोडीन नमक, ये दूसरा जहर है। तो गेहूं छोड़ा तो कहां जाना है? बाजरी, जवारी, मकई, मड़ुआ के पास जाना है, जौ के पास जाना है। उजला नमक अगर छोड़ना है तो कहां जाना है? सेंधा नमक पर जाना है, काला नमक पर जाना है, आपके यहां के सांभर झील के नमक पर जाना है। यह शुद्ध नमक है। तो दूसरा जहर हुआ। तीसरा जो जहर इन्होंने डाला है चीनी। चीनी का पिंड छोड़ो, चीनी बंद कर दो। चीनी की जगह जितनी इच्छा है उतना गुड़ खाओ, भूरा खाओ, खांड खाओ। ये डायबिटीज की अच्छी दवा है। गुड़ डायबिटीज की अच्छी दवाओं में से एक है। हमारे यहां जितने डायबिटीज के मरीजों की चिकित्सा होती है ना, सबको लिख के देता हूं प्रिस्क्रिप्शन पैड पर, प्रतिदिन गुड़ खाओ। हाँ, रसगुल्ला खाने का मन है जरूर खाओ, गुड़ वाला खाओ। जिलेबी खाने का मन है जरूर खाओ, गुड़ वाली जिलेबी खाओ। बालूशाही खाने का मन है, गुड़ वाली खा लो। जितना मीठा खाने का मन है खाओ, गुड़ वाली खा लो। तो तीसरा जो जहर है वो आपका चीनी है। हाँ। और जो चौथा जहर है वो है रिफाइन। हाँ, इस रिफाइन को बाहर निकालो। ये तेल नहीं है। आर्थराइटिक्स भी सबसे ज्यादा राजस्थान के लोगों को है। आर्थराइटिक्स, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, माताओं को तो है ही, 100% राजस्थानी माताओं को है ये। कारण आपने इस शरीर को तेल और घी तो दिया नहीं, तेल के नाम पर रिफाइन दिया और घी के नाम पर बटर ऑयल दिया। कहते हो घी खाते हैं, लेकिन वास्तव में वो बटर ऑयल है, घी नहीं है। आप कहते हो तेल खाते हैं, तेल नहीं खाते, रिफाइन खाते हो आप। रिफाइन अलग है और तेल अलग है, दोनों एक नहीं हो सकता। तो इस रिफाइन को बाहर निकालो और तेल को लेकर के आ जाओ। तेल सरसों का हो सकता है, तिल का हो सकता है, आपके यहाँ अच्छा राई, सरसों, तिल, ये 3 चीजें तो मैं जानता हूं, और शायद कुछ मूंगफली का भी बढ़िया हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। 2 विरुद्ध चीजें हैं, एक सूर्यमुखी और सोयाबीन। इनके चक्कर में मत पड़ना, ये दोनों खतरनाक हैं। तो इस तरह से रसोई घर से अगर कुछ चीजों को आप बाहर निकाल दो। 2 मॉडर्न चीजें हैं, एक प्रेशर कुकर, हाँ, जो आपके रसोई घर का प्रेत है, प्रेत को बाहर निकालो। हाँ, पकती नहीं अनाज, फटती है अनाज। दाल फटता है, उसमें पकता नहीं है। नीचे से ताप और ऊपर से प्रेशर, तुअर का दाल फट जाता है, पकता नहीं है। पकेगा तो मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे सने सने धीमी आंच पर ही पकेगा। तुअर का पौधा जितने दिन तक मिट्टी में खड़ा रहता है उसी हिसाब से समय लेगा हांडी में पकने के लिए। जल्दी कैसे पका लोगे आप? नहीं पका सकते। वो मिट्टी में 10 महीने तक खड़ा रहा है तो 10 मिनट तो लेगा ना चूल्हे पर पकने में। आप फटाफट 2 मिनट में पका लोगे, पकता नहीं, फट जाता है। अनाज को फटा हुआ अनाज खाओगे तो गड़बड़ तो होगी ही, पका हुआ अनाज खाओ। प्रेशर कुकर में कोई भी अनाज नहीं पकता, केवल फटता है। तो इस प्रेत को बाहर निकाल दो। और दूसरा प्रेत तो कम है, जो है फ्रिज, हाँ, इसको बाहर निकाल दो। शरीर को अग्नि चाहिए। फ्रिज की सारी वस्तुएं शरीर के अग्नि को खराब कर देने वाली है। शरीर में अग्नि नहीं होगा तो पचेगा ही नहीं, और पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो वायु निकलेगा, और वायु निकलेगा तो पता है वायु क्या क्या करता है? पूरे शरीर में उपद्रव करता है। पैरालिसिस इसी में से आया हुआ है, हार्ट अटैक इसी में से आया हुआ है, ब्रेन हैमरेज इसी में से आया हुआ है। तो ये 2 प्रेत को निकाल दो, और इन वस्तुओं को अगर आप निकाल दो रसोई घर से बाहर,
तो बचा हुआ 25% डायबिटीज वहीं खत्म हो जाता है। अब बच गया 25%। 25% के लिए चाहो तो गाय की शरण में आ जाओ, बस इतनी ही भूमिका होती है उसमें। इसमें ऐसा भी होता है क्या नटू भाई की क्वालिटी की ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये कम अच्छी, ऐसा कुछ रहता है कि जैसे बाजार में कोई नमक थोड़ा महंगा मिलता है, कोई थोड़ा सस्ता मिलता है? इसमें इसको रिफाइंड नमक बोलते हैं, बराबर। इससे फ्री फ्लो जो होता है इससे महंगा मिलता है। फ्री फ्लो, हाँ, वो जर्र से गिरा जा रहा है, वो इससे महंगा मिलता है। नमक आता था एक जर्र से गिरा जा रहा है। हाँ, पहले वो चिपकता था, अब चिपकता कम है, दानेदार जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसका प्रोसेस अलग है, वो उसमें अलग प्रोसेस आता है। उसमें अलग प्रोसेस। हाँ, वो उसको क्या है, एफएफ करने के लिए एंटी कैकिंग एजेंट डालना पड़ता है वो। हाँ, पर वो बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल है। जैसे तो वो जो जर्रे से नमक गिरा जा रहा है वो नहीं खाना चाहिए। ये नमक आप जो फैक्ट्री में देख रहे हैं ना, सेहत के लिए सबसे अच्छा है। और आपने बोला ना कि बीपी या वो, पर ऐसा है कि सबसे मिनिमम सोडियम नमक में, ये नमक में होता है। तो आपको ये नमक खाने से बीपी का इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना वो फ्री फ्लो खाने से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें है ना करीबन 98% या 97%। और एक ये नमक है मेरे पास, आयोडाइड साल्ट। सरकार का मतलब होता है IAS ऑफिसर, उसको कितना पता है देश और समाज का? सबसे कम अगर पता है तो उसी को पता है। माना इंटेलिजेंट वो बहुत है, मगर उसको पता क्या है? प्रोग्रामिंग है उसकी हुई भी एक खास तरह की, जो नोटों का पता ही कितने नोट मैंने खा। हाँ, वो भी ठीक बात है। लो जी, निकालो ये नमक। अब ये नमक देखिए, आयोडाइड साल्ट आपके लिए कितना अच्छा या बुरा है, इसका असर देख लेते हैं। ये नमक इन्होंने हाथ में ले लिया, अब हाथ सीधा करिए, ये देखिए, ये, अरे नहीं, 2 ही उंगलियां काफी हैं, ये लीजिए, खत्म। और यही अगर सेंधा नमक होता है, इनकी ताकत मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि उसमें 94 से ज्यादा खनिज पदार्थ हैं। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, इस नमक को पानी में घोलो कांच के गिलास में और पिला दो। आदमी हो सकता है मर जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। सेंधा नमक घोलो और पिला दो, 5 मिनट बाद बीपी देखो नीचे आ गया। क्यों? ये जहर को शरीर के अंदर पकड़ कर रोक कर रखता है आपका थैली का नमक। बाकी सब फ्रॉड है, बाहर से आ रहे हैं झूठे पेपर। सेंधा भी है, सेंधा नमक पैसा अपने पास है जी, वो बड़ा सामने पड़ा। लाओ ना जी। अरे वाह, फिर तो कंफर्म हो जाएगा। और सेंधा नमक क्या करता है? जहर को बाहर फेंक देता है। नहीं आप बीमार कैसे रहेंगे फिर? तो आपको बीमार बनाने की जो योजनाबद्ध प्रयास है, उसमें ये नमक बहुत बड़ी भूमिका है। आपको जितने केमिकल आपको खिलाए, ये नमक खिलाया तो फिर वो किडनी बाहर नहीं निकालती, लीवर बाहर नहीं निकालता। यही तो करना है। 130 करोड़ लोग बीमार कर दो, फिर उनसे पैसे कमाओ। ये सेंधा नमक, ये सेंधा नमक यहाँ पे है, ये देखिए, पूरे हाथ से दबा रहा हूं। जमीन आसमान का फर्क है। इसको छूने से ताकत आई तो खाने से नहीं आएगी। आप थके हुए हैं, आधा चम्मच कांच के गिलास में पानी घोल के पी जाओ, ताकत आ जाएगी तुरंत। चलिए, हाथ सीधा, जल्दी से, ऐसे, थोड़ा जल्दी। ठीक है, आपकी विल पावर अच्छी खासी है, जिद्दी है आपको अपने बात के। इस बात पे अड़ गए सो अड़ गए, करो। अब ये नमक जहरीला होता है। पहला जहर समुद्र में का लाखों टन प्लास्टिक है। इसके अंदर 1 ग्राम के अंदर हजारों नैनो मिलीग्राम जो है वो प्लास्टिक पड़ा है। कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद प्रोसेसिंग में इसके अंदर केमिकल डाले हैं तो ये जहर बन गया, स्ट्रॉन्ग पॉइजन बन गया। ये और इसका काम क्या है? वो जो मैंने आपको शुरू में कहा था, किडनी फेल क्यों होती है? किडनी लीवर का काम है जितने जहर शरीर में गए सबको बाहर फेंक देना, ठीक है? और उस काम को रोकने का काम कौन करता है? ये आपका टाटा नमक जहर को बाहर नहीं जाने देता।
प्रेशर कहाँ आता है? किडनी के ऊपर। इसलिए किडनी फेल हो रही हैं। जो आपका ये नमक है पोटेशियम क्लोराइड, 97 खनिज पदार्थ हैं इसमें, टॉनिक है ये। बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर आपका, घटा हुआ है, आधा चम्मच कांच के गिलास में घोलो, पी जाओ, बीपी नॉर्मल आएगा। वो नमक पी जाओ, मर जाओगे, हार्ट अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, पैरालिसिस होगा। तो जहर को अंदर रोकने का काम कर रहा है आपका टाटा नमक। भारत का स्वास्थ्य या भारत की बीमारी? नारे लगाने से गोरा काला और काला गोरा नहीं होता, सच झूठ और झूठ सच नहीं हो जाता। स्लोगन, केवल स्लोगन, सच कुछ नहीं। चलिए करिए हाथ सीधा। ठीक है, अपने घर में करके देखिए, ये नमक आपको पुरस्कार में। पहले आज से 50 साल पहले एमबीबीएस में दाखिल हुआ था तो किडनी फेल्योर नाम की चीज़ मिलती भी नहीं थी, बहुत ही रेयर थी। ये 50 सालों में क्या हुआ कि आज एक एपिडेमिक की फॉर्म हो गई। लेकिन डायलिसिस की मशीनें निकालने वालों ने एक उसको भी धंधा बना लिया कि सिर्फ डायलिसिस की मशीनों से शायद ये समस्या का हल हो जाएगा। डायलिसिस से जो होता है वो तो हम सबको पता है कि आर्जी तौर पे, टेम्पररी तौर पे उस आदमी को थोड़ी देर के लिए जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो या तो किडनी फेल हो जाती है या फिर उसका ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और ट्रांसप्लांट का भी कोई मुंह सिर नहीं है, वो कब फेल हो जाएगा, उसके लिए कितना क्राइम है। फिर उस डायलिसिस के उस किडनी ट्रांसप्लांट से आने से जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का धंधा पूरे दुनिया में चल रहा है, वो एक नई किस्म का क्राइम आ गया। तो ये जो तरीका है करने का चीज़ों को, ये आज के जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में या आज का जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसने जो लाया है, ये बहुत ही जहाँ पे टेक्निकली तो कह सकते हैं हम कि एक साइंस की अचीवमेंट है, लेकिन ये बहुत बढ़िया या बहुत परफेक्ट किस्म की चीज़ नहीं है। उसके बजाय जो हम पैरेलल मॉडल दे रहे हैं हेल्थ का, हम सब लोग मिल करके, डॉक्टर बिस्व राय चौधरी जिसके हमारे सबसे लीडिंग नाम है पूरी दुनिया में और हमारे लीडर हैं वो, हम सब मिल करके, हम सब लाइक माइंडेड लोग जो बैठे हैं, हम एक जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो है होल बॉडी हीलिंग की बात, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर बॉडी ठीक ठाक हो, अगर बॉडी हेल्दी हो तो वो बीमारियों को अपने आप ही डील कर लेती है। वो कोरोना हो, कोई HIV हो या हेपेटाइटिस B हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या किडनी की प्रॉब्लम हो। भारत की संस्कृति और परंपराओं में ज्ञान, विज्ञान और स्वास्थ्य का अद्भुत समावेश रहा है। कालांतर में उसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई हों, ऐसा संभव है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व हो, ऐसा हमारा प्राचीन यथार्थ इतिहास है। वर्तमान में कुछ समस्याएं आ गई हैं, लेकिन अगर एक बड़े स्तर पर सामूहिक प्रयास किया जाए तो हमारा भविष्य भी स्वर्णिम एवं गौरवशाली बन सकता है। इसी स्वर्णिम संस्कृति की एक स्वर्णिम देन है शिक्षा की गुरुकुलीय व्यवस्था। गुरुकुलीय व्यवस्था में उन सभी विषयों की जानकारी दी जाती थी जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती थी। अर्थात गुरुकुलीय व्यवस्था में एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता था। इसी गुरुकुलीय व्यवस्था से निकला हुआ व्यक्ति जब राजा बनता था तो प्रजा की भलाई के लिए उन सारी बातों की उसे गहरी समझ होती थी। आज हमारे देश में एक विदेशी शिक्षण प्रणाली का बोलबाला है, जहां पर एक आदर्श नागरिक का निर्माण नहीं होता, बल्कि एक यंत्रवत स्वार्थ पूर्ति एवं शोषक मनोवृत्ति की उत्पत्ति होती है। 1947 के बाद से ही सामाजिक स्तर पर हमारी मनोवृत्ति निम्न से नीचतम होती चली गई है। गुलामी की मनोवृत्ति आज भी बदस्तूर जारी है, जबकि कहने को देश को स्वतंत्र हुए 7 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है। 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ चीन आज विश्व के पटल पर एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि उसने अपने स्वयं के तंत्र का निर्माण करके
उस पर चलना सीखा, जबकि हमने गुलामी के तंत्र को पूर्णतया अपनाकर उसके ऊपर चलना सीखा है और हमारी यह दुर्दशा है। लाखों वर्षों की गुरुकुलीय परंपरा जो यहाँ की शिक्षा और संपूर्ण व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, आधार था, उसे 1947 के बाद से ही 100% लागू हो जाना चाहिए था। यह गुरुकुलीय व्यवस्था स्वयं में आज की अनगिनत समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह आज तक। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना रुकेंगे हम, एक नई सुबह